एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं और सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। मेरा नाम है सृष्टि और मैं हूं आप सभी की एसएसटी मेंटोर। ले आई हूं आज आप सभी के लिए न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, यस, क्लास 7th का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स का वन शॉट। तो यार इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ नई शुरुआत हुई है ना। क्लास 6 में जब तुम थे, तुमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तुमने हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, गुड ड्रेनेज, ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, काफी कुछ तुम क्लास 6 में पढ़कर आ रहे हो। पर तुमने एंड में ये पढ़ा था कि मैम अचानक से पता नहीं कैसे ही, किसी ने कहा फ्लड आ गई, किसी ने कहा कोई बहुत सारे डिजास्टर्स आ गए, पता नहीं कैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने आप वो वैनिश हो गया। उसके बाद नई शुरुआत कैसे हुई, कितने टाइम के बाद ये नई शुरुआत हुई, और ये नई शुरुआत धमाकेदार थी या फ्लॉप थी, यही आज के चैप्टर में हमें चमकाना है। तो आओ शुरू करते हैं बेटा, न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। वन शॉट में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले यार देखेंगे फ्रॉम अर्बन टू रूरल द हड़प्पन डिक्लाइन। ठीक है, तुमने देखा था यार हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब तुम क्लास 6 में थे तुमने देखा था बहुत अर्बन व्यवस्था थी वहां पर, है ना। सिटीज थी, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था, प्लानिंग था, ब्रिक्स यूज होती थी, मतलब यार एक बहुत बढ़िया सिटी थी। कैसे ये जो सिटी थी ये गांव बन गया, ये अर्बन से रूरल कैसे हो गया, हड़प्पा डिक्लाइन कैसे हो गया बेटा। तो इट वाज अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन, बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी, मस्त सिविलाइजेशन थी। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्बन ऑर्डर डिसअपियर्स, की कंपोनेंट ऑफ अर्बन लाइफ वैनिश, है ना। क्यों ये हुआ था ये आज भी डिबेटेड है ना। कोई कहता है कि बहुत बड़ी फ्लड आ गई थी, कोई डिजास्टर आ गया था, इस कारण से ये जो अर्बन लाइफ है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो एकदम से क्या हो गई थी बेटा, वैनिश हो गई थी। रूरल लाइफस्टाइल इमर्ज, है ना। अब क्या हुआ, अर्बन से लोग वापस वो थोड़ा गांव वाले तरीके से रहने लगे, है ना। अब कोई प्लान सिटी नहीं है, अब कोई बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्या हुआ, पीपल रिवर्ट टू विलेज लिविंग। फिर क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ अर्बन लाइफ डेफिनेटली अ मिलेनियम। मिलेनियम मतलब कितने साल होते हैं, 1000 years, 1000 साल तक देयर वॉज नो अर्बन लाइफ इन इंडिया। ऐसे समझो बेटा कि लगभग 2000 लगभग तो ऐसे समझो बेटा कि लगभग 1000 साल तक, यानी कि बेटा 2000 BCE, 2000 BCE के आसपास, 2000 BCE के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा था। हड़प्पा डिक्लाइन हो रहा था, हड़प्पा क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। 1000 BCE, ऑलमोस्ट 1000 years लेटर, 1000 BCE से शुरुआत हुई किस चीज की, जो हमारे चैप्टर का नाम है भाई, किस चीज की, न्यू सिटीज की। अरे 1000 BC से शुरुआत हुई किस चीज की, न्यू सिटीज की। और जो ये 1000 साल का गैप है, और ये जो 1000 साल का गैप है, यहाँ पर देयर वॉज नो अर्बन लाइफ। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, क्या हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कह लें। अरे हड़प्पन सिविलाइजेशन जब था तब पहली बार शहरीकरण हुआ, पहली बार लोग बहुत स्टाइल में, बहुत सिटी वे में रह रहे थे। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या कहेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कह लेंगे बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कह लेंगे द फर्स्ट अर्बनाइजेशन
ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ना, पहला अर्बनाइजेशन कौन सा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1000 BC के बाद जो ये न्यू सिटीज इमर्ज हुई थी, थोड़ा अगर आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो आप सोच पाओगे जो नई नई सिटीज है ये कौन से एरिया में डेवलप हुई होंगी। ये डेवलप हुई थी बेटा जहाँ हमारी गंगा जी बहती थी, जहाँ हमारी इंडस नदी बहती थी। क्यों? क्योंकि वहीं पर पानी है ना। ये भी पानी खत्म होने के कारण शायद डिक्लाइन हुआ, ये भी पानी होने के कारण शायद इमर्ज हुआ। तो हमारा जो इंडस गंगा प्लेन है बेटा, जो इंडस गंगा प्लेन है, यहाँ पर नई नई सिटीज क्या होने लगी? इमर्ज होने लगी। इंडस गंगा प्लेन में आप जब बड़े बड़े एम्पायर्स पढ़ते हो तो मगध एम्पायर, मौर्यास, आप देखते हो गंगा जी के आसपास ही हो रहा है। तो पहली जो सिटीज इमर्ज हुई वो भी कहाँ पर हुई? इन द गंगा यमुना सॉरी इन द इंडस गंगा प्लेन। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा? द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो पहला अर्बनाइजेशन हुआ कब? मोहनजोदारो में, हड़प्पा में। दूसरा हुआ कब? हमारा इंडस गंगा प्लेन में। और 1000 साल तक देयर वॉज एब्सेंस ऑफ व्हाट? अर्बन लाइफ। अगली बात आती है हमें पता कैसे चला, है ना। हमेशा हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, मैम आपको पता कैसे चला? तो हमें पता चला बेटा इस बारे में, हमें कैसे पता चला इसके बारे में? हमें पता चला थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, थ्रू एंशिएंट लिटरेचर, है ना। हमने वेदों को देखा, हमने थ्रू एंशिएंट लिटरेचर, जैसे कि जैन टेक्स्ट, है ना, बुद्ध टेक्स्ट, इन सभी में आपको मेंशन दिखेगा किस चीज का? कि भाई गंगा इंडस नदी के आसपास सेकेंड अर्बनाइजेशन हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। अब भाई जो अर्बनाइजेशन हुआ, क्या ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन से अलग था? डेफिनेटली अलग था। क्या यहाँ के तौर तरीके अलग थे? डेफिनेटली अलग थे। यहाँ पर बेटा सिस्टम इमर्ज हुआ जनपद और महाजनपद का। किस चीज का? जनपद और महाजनपद का। अब ये जनपद क्या होता है और ये महाजनपद क्या होता है, पहले तुम ये समझो। जनपद, जनपद का मतलब वो एरिया, जन मतलब हम पीपल, जन मतलब पीपल, और पद मतलब पैर, है ना, हमारे फुट। तो वो एरिया बेटा जिस एरिया पर लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली, लोगों ने अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, उस ग्रुप को, उस एरिया को कह दिया जनपद। क्या कह दिया? जैसे मान लो ये हमारा इंडस गंगा प्लेन, ये हमारा इंडस गंगा प्लेन है, इंडस गंगा प्लेन है। इस इंडस गंगा प्लेन में कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, उनकी आइडेंटिटी सिमिलर थी, उनका बोलचाल का तरीका सिमिलर था। ऐसे आज हमारे देश में आप देखोगे मध्य प्रदेश के लोग आपको दिख जाते हैं, हाँ ये एमपी के हैं यार, हाँ ये गुजरात के हैं, हाँ ये राजस्थान के हैं, है ना। कुछ एक कल्चर आइडेंटिटी सेम उनमें होती है। तो अभी जैसे हम स्टेट्स बोलते हैं, वैसे उस समय मान लो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, है ना। जनपद क्या कहते थे इन्हें? जनपद, है ना। कहाँ पर इमर्ज हो रहे थे बेटा? गंगा इंडस प्लेन में। कब? सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम छोटे छोटे जनपद बन रहे थे, है ना, जिनकी सेम थोड़ी सी आइडेंटिटी वो ग्रुप बनाकर अपना एक जनपद क्रिएट कर रहे थे। उस जनपद का एक राजा होता था, जैसे प्लेन नॉर्मल जैसे आप सिनेरियो कंसिडर करोगे कि एक जनपद है, उस जनपद का एक राजा होता था, प्रजा होती थी और नॉर्मली सब काम होता था। अब महाजनपद क्या है? तो जब कोई जनपद इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता था बेटा कि वो दूसरे जनपदों को अपने कंट्रोल में ले लेता था, जब एक जनपद इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो दूसरे जनपदों को अपने कंट्रोल में ले रहा है, तब वो बन जाता था बेटा एक महाजनपद। वो क्या बनता था? एक महाजनपद। महाजनपद क्या था बेटा? नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्मॉल जनपद। थोड़ा सा इसको डीप में हम समझेंगे, जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है। देखो जनपद क्या है? रीजनल कल्चरल रीऑर्गेनाइज, है ना। लोगों ने क्या करा? अपने सेम कल्चर के लोगों ने अपने आप को एक ग्रुप में संगठित कर लिया, उसे कह दिया क्या? जनपद। फॉर्मेशन ऑफ क्लैंस, है ना, लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए। एसोसिएशन विद द टेरिटरीज, और अपनी टेरिटरी को फिक्स कर लिया कि हाँ भाई हमारा जनपद ये है, इतनी हमारी टेरिटरी है, आपका ये है, आपकी टेरिटरी ये है।
एक्सपांशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क, अब सब अपना जनपद बढ़ाना चाह रहे हैं, सब अपने जनपद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, है ना। आज भी हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अपना स्टेट बढ़ाना चाह रहा है, अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, यूपी अपना, बिहार अपना, गुजरात अपना, सब चाह रहे हैं कि अपना स्टेट क्या हो, बिल्कुल जगमग हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, ट्रेड नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं और जनपद में ऐसे काम चल रहे थे। इमर्जेंस ऑफ महाजनपद, अब क्या हुआ, अगर कुछ छोटे छोटे जनपदों पर एक बड़ा जनपद आ जाता था, जनपद मर्ज टू फॉर्म लार्जर यूनिट है। छोटे छोटे जनपदों ने बोला यार आप भी छोटे हो, हम भी छोटे हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक महाजनपद बना लें। भाई क्यों ना हम दोनों मिलकर एक महाजनपद बना लें, तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो महाजनपद क्या था, जब छोटे छोटे जनपद टुगेदर मिलकर एक बड़ा जनपद बना लेते थे, उसे कहते थे महाजनपद। और हमारी हिस्ट्री में बेटा 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, जो काफ़ी बड़े महाजनपद हुए हैं। यहाँ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ देख पाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद मगध, है ना, अंग, है ना, कुशिनरा, कोसाला, वत्सा, मत्स्या, कुरु, है ना, पांचाल, है ना, अवंती, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट महाजनपद। टोटल 16, यहाँ पर आपको 16 दिख रहे हैं। टोटल 16 इंपॉर्टेंट क्या होते थे बेटा, महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद के क्या फीचर थे, अगर कोई मैं बोल रही हूँ ये महाजनपद है, तो ऐसा नहीं है भाई नॉर्मल गाँव वाँव है, नहीं, बहुत बड़े बड़े किले देखने को मिलेंगे तुम्हें भाई महाजनपद में, फोर्टिफिकेशंस। सोच के देखो, छोटे छोटे जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद बन रहा है, छोटे छोटे जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद बन रहा है, तो बड़े बड़े किले वहां होते थे, फोर्टिफिकेशंस वहां होते थे। मोट, मोट क्या होता है बेटा, इस डायग्राम में जरा देखना, आपको किले के आसपास नदी दिख रही है छोटी सी, भाई किले के आसपास आपको ये नदी दिख रही है छोटी सी, ये है ना, इसे कहते हैं मोट, ताकि कभी भी भाई, कभी भी अंदर किले में पानी की कमी ना हो। बिल्कुल शाही तरीके से रहा जा रहा है महाजनपदों में, बड़े बड़े किले हैं, किले के आसपास ही क्या है, मोट्स बने हुए हैं कि पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज देखना, नैरो गेटवे, क्या है, नैरो मतलब पतले पतले एंट्रेंस है, ताकि एक व्यक्ति भी निकले तो उसकी चेकिंग प्रॉपर हो पाए, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े से गेट है कि 100-150 लोग एक साथ निकल रहे, नहीं, पतले पतले गेटवे हैं कि एक ही घोड़ा निकल पाए, एक ही हाथी निकल पाए, 3-4 ही लोग निकल पाए, ताकि प्रॉपर चेकिंग हो सके। इस तरीके के बेटा महाजनपद उस समय पर ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। अब देखना, अब तुम सोच रहे होंगे मैम थोड़ी कंफ्यूजन ऐसी हो रही है कि जनपद छोटे छोटे मिलकर एक महाजनपद बन गए। अब मैम जनपद की अपनी कुछ रूलिंग होगी, जनपद में अपना राजा होगा, जनपद में अपने लोग होंगे, तो कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, कैसे जनपद से महाजनपद बने। तो पहले समझो जनपद कैसे चलता था। भाई जनपद में एक होती थी सभा समिति, क्या होती थी, सभा समिति। सभा मतलब कुछ फ्यू वाइस पीपल, है ना, जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, अगर आपने देखा हो कोई राजा है तो राजा अपने साथ 8-10 लोग रखता है, मंत्रीगण, वो उनको देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। तो फ्यू वाइस पीपल जो राजा जी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, यूजुअली एल्डर, है ना, यूजुअली वो लोग जो थोड़े से एल्डर है, यूजुअली एल्डर पीपल। समिति मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल, प्रजा। तो भाई एक जनपद है, जनपद में एक तो राजा है, एक तो किंग है, जनपद में भाई एक तो किंग है राजा जी, और एक क्या है, सभा समिति है। सभा में, समिति मतलब क्या, सभी वो लोग जो हमारे प्रजा है, नॉर्मल कॉमन पीपल। सभा मतलब मंत्रीगण, वो लोग जो किंग को एडवाइस कर रहे हैं, राजा जी ऐसा करना है, राजा जी वैसा करना है, ये क्या कहते हैं, एडवाइस द राजा। अब जब महाजनपद आए, थोड़ा सोचना जरा भाई लोग, सोचना, सोच के देखना कि जब जनपद से तुम महाजनपद को बनाओगे, महाजनपद को बनाओगे, तो अब क्या होगा बेटा, जनपद में तो बहुत सारे छोटे छोटे जनपद है ना, मान लो 5-6 जनपद हैं, जनपद 1, जनपद 2, जनपद 3, हर एक जनपद का एक राजा होगा, किंग 1, किंग 2, किंग 3। अब इन जनपद के राजाओं को महाजनपद बनानी है, तो क्या ये राजा आपस में लड़ेंगे कि मैं राजा बनूंगा, तुम राजा बनोगे, मैं राजा बनूंगा? लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, यस और नो, लड़ेंगे। तो अब यहाँ राजा कैसे चूज करें, है ना। देखो सभा समिति तो ठीक है, चलो समिति तो मतलब सब लोग हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सभा में भी लोगों ने एडजस्ट कर लिया, हाँ यार चलो 2 मंत्री तुम्हारे, 3 मंत्री मेरे, 3 मंत्री अपने, ऐसे करके सभा समिति बन गई। लेकिन भाई ये सोचो कि महाजनपद में राजा कैसे बनेगा,
राजा कैसे बनेगा? तो लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और दो तरीके सोचे। पहला तरीका क्या? डेमोक्रेसी। पहला तरीका क्या सोचा कि भाई डेमोक्रेटिक रख लो यार, जो हमारे लोग हैं, हमारे कॉमन पीपल हैं, वो वोट दे लें, वोट दे के बता दे कि भाई ये राजा हम चूज करते हैं, है ना, आउट ऑफ द 3-4 राजा वोट दे लो, वोटिंग करवा लो। सेकेंड तरीका क्या बताया कि इसमें से जो पावरफुल है ना, जिसने मान लिया कि भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मोनार्की से कहते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा को क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो दो तरीके से बेटा महाजनपद में दो तरीके से क्या होता था, राजा जी चुने जाते थे। पहला था मोनार्की, है ना, मोनार्की मतलब जो पावरफुल राजा है, जो तीनों चारों में से पावरफुल राजा है, उनको हमने क्या बना दिया? राजा बना दिया। या फिर डेमोक्रेसी, जिसमें सभा और समिति मिलकर क्या करते थे? राजा जी को चूज करते थे। तो अभी तक तुमने ये समझा है। एक क्विक रिकैप, फटाफट क्विक रिकैप। हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, वो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन। क्या आया फिर? 1000 साल का गैप आया, कोई अर्बन लाइफ नहीं थी। सेकेंड अर्बनाइजेशन आया जब क्या हुआ? इंडस गंगा प्लेन में चीज़ें, नए टाउन डेवलप हुए, नई चीज़ें ग्रो होने लगी। वहीं पर जनपद महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया। जनपद में वो लोग थे जिनकी थोड़ी कल्चर आइडेंटिटी सेम थी, सेम भाषा का उपयोग करते थे, वैसे लोगों ने छोटे छोटे क्या कर लिए? जनपद क्रिएट कर लिए। 3-4 जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद बन सकता था। जनपद के अपने रूल से, महाजनपद के अपने रूल से, सभा समिति और राजा। महाजनपद में क्या हुआ? दो तरीके से राजा चूज कर रहे हैं, या तो डेमोक्रेसी में या फिर मोनार्की में। अब आगे बढ़ेंगे। अब भाई थोड़ा सा एक बार डीप में हम पढ़ लें, जनपद और महाजनपद में क्या फर्क लग रहा था, थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि जनपद में असेंबली या काउंसिल से क्या कहते हैं? सभा समिति। ये डिस्कस करते थे मैटर्स को, है ना, कुछ मैटर हो गया है तो सभा समिति डिस्कस करती थी। इसमें मोस्टली एल्डर लोग थे, है ना, बड़े बूढ़े लोग थे। इन सम टेक्स्ट द असेंबली कोड रिमूव एन इनकम्पिटेंट रूलर। और भाई महाजनपदों में, सॉरी जनपद में जो सभा समिति थी, उनके पास इतना पावर था कि अगर कोई राजा इनकम्पिटेंट है, पावरफुल नहीं है ना, बहुत खत्म सा राजा है, तो उसको ये सभा समिति अपनी पोजीशन से हटा भी सकते थे। महाजनपद में क्या हुआ बेटा? सब जनपद मिलकर महाजनपद बने। या तो मोनार्की बनेगा, एक ही राजा है, या क्या बनेगा? रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक, जहां पर राजा को चूज किया जाएगा। ठीक है, राजा अल्टीमेट अथॉरिटी है ना, हेरिडिटरी सक्सेशन है। अगर कोई मोनार्की है तो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स, असेंबली ऑफ एल्डर्स। कलेक्टेड टैक्स, है ना, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, नॉर्मल जैसा चलता है राजपाट वैसा चल रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं बेटा मगध, कोसाला, अवंती। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो दो महाजनपदों के बारे में जानना बेटा, वज्जी और माला, वज्जी और मल्ला। जिसने क्या किया है? जिसने क्या किया है? डेमोक्रेसी को या रिपब्लिक नेचर को क्या किया है? अपनाया है। यहाँ पर क्या था बेटा? पावर रेस्टेड विद सभा और समिति। सभा और समिति के पास पावर थी, वो राजा को चूज करते थे। ऐसे नॉर्मली मोनार्की वाला रूल नहीं चलता था। डिसीजन कैसे होता था? वोटिंग के द्वारा, है ना। नया राजा बनेगा तो हेरिडिटरी नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वोटिंग के द्वारा राजा बनाया जाएगा। राजा सिलेक्टेड बाय द असेंबली। मोर डेमोक्रेटिक इन फंक्शन। इसके दो एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल दिमाग में याद रखने हैं। क्या क्या? वज्जी या वृज्जी भी कहते हैं, या मल्ला। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जनपद और महाजनपद उस समय पर वर्क करते थे। आगे बढ़ेंगे। मोर इनोवेशन। अब देखो वो चला गया है, अर्बन जो हमारा हड़प्पा है वो चला गया है, नई चीजें आ रही हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। इन नए इनोवेशन में बेटा क्या क्या नई नई चीजें आई, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले आया इमर्जेंस ऑफ न्यू स्कूल, है ना, नई तरह की टीचिंग, है ना, नई तरीके की चीजें थे। जैनिज्म, बुद्धिज्म इस समय पर अब इमर्ज हो रहा है। राइज ऑफ वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल ऑफ थॉट। रिन्यूअल ऑफ इंडियन आर्ट। एक इंडियन आर्ट जो हमारा, आप उस समय देखोगे अगर हड़प्पा में तो कॉपर यूज हो रहा है, ब्रॉन्ज यूज हो रहा है ना, ऐसे स्टैच्यूज बन रहे हैं। लेकिन अब आर्ट ने एक नया फॉर्म ले लिया है ना, अब आर्ट जो है ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है। रिवाइटलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कल्चरल फॉर्म। टेक्नोलॉजिया का शिफ्ट हुआ, है ना, टेक्नोलॉजिया का शिफ्ट हुआ। पहले ब्रॉन्ज कॉपर के वेपन बन रहे हैं, अब आयरन, लोहा आ गया है ना, लोहे का बहुत शार्प टूल्स बन रहे हैं। खेती बिल्कुल अच्छे से एक्सपांड हो गई है, तो टेक्नोलॉजिया का शिफ्ट हुआ। राइज ऑफ किंगडम्स, है ना, पहले उस समय हड़प्पा में हमने इतने किंगडम्स के बारे में नहीं समझा, अब हम देख रहे हैं जनपद, महाजनपद, वृज्जी, मल्ला, तो नए नए किंगडम्स का भी क्या हुआ? राइज हुआ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एम्पायर्स एंड एम्पायर्स थ्रू वॉरफेयर।
लोग लड़ाई भी कर रहे हैं, है ना, लड़ाइयाँ चल रही है, अलायंसेस दोस्ती चल रही है, दो राजा अपने बच्चों की शादी करवा के फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो ऐसे अलायंसेस भी आपको अब देखने को मिल रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, सिक्कों का इन्वेंशन हो गया। जो बार्टर सिस्टम चल रहा था उससे अब सिक्के आ गए हैं सोने के, चांदी के, है ना, नए नए सिक्के आकर अब क्या हो रहा है, पंच मार्क्ड कॉइन्स, है ना, जो भी भाई राजा है अपनी सील, अपनी मोहर लगा के पंच करके उन सिक्कों को चला रहा है। तो ये सब बेटा नए नए इन्वेंशन हुए, इनोवेशन हुए किस समय, सेकेंड अर्बनाइजेशन के समय, है ना। शिफ्ट जो मेजर हुआ वो हुआ बेटा कॉपर और ब्रॉन्ज से आयरन पे आना, है ना। ये मेजर शिफ्ट था कि कॉपर और ब्रॉन्ज जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में था, हड़प्पन के टाइम था, उससे अब हम क्या यूज कर रहे हैं, आयरन के टूल्स यूज कर रहे हैं। और अदर इनोवेशन, जो इंपॉर्टेंट इनोवेशन है वो है कॉइन का और हमारा आयरन के यूज का, ठीक है। अनदर इनोवेशन वाज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन इन इंडिया मेड नेसेसरी फॉर ग्रोइंग ट्रेड। द फर्स्ट इंडियन कॉइन वर मेड ऑफ सिल्वर, a soft metal into which symbols could be punched, they called the punch marked coins। पंच मार्क क्या, भाई सिल्वर है ना, गरम गरम सिल्वर के ऊपर एक राजा की मोहर लगाते थे, पंच लगाते थे कि हाँ भाई ये इस जनपद का है, ये इस महाजनपद का कॉइन है, तो उसे कहते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। लेटर कॉइन ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड ना, पहले सिल्वर के यूज हुए, फिर और राजा थोड़े से रईस हुए, थोड़ा सा उनके और ट्रेड बढ़ा, थोड़ा पैसा बढ़ा, तो गोल्ड कॉइन्स भी क्या होने लगे, सोने के सिक्के भी क्या होने लगे, यूज होने लगे। जनरली अ महाजनपद इशूड इट्स ओन कॉइन बट कॉइन फ्रॉम नेबरहुड रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड, है ना। तो महाजनपद के अपने खुद के कॉइन थे कि भाई ये व्रज्जी महाजनपद का है, ये मल्ला महाजनपद का है, ये अवंती महाजनपद का है, तो सबने क्या किया, अपने अपने कॉइन्स Generally, a Mahajanpad issued its own coins, but coins from neighboring region were used as well as exchange in trade। तो महाजनपदों ने अपने खुद के कॉइन्स मेंटेन कर रखे थे कि भाई ये हमारा व्रज्जी महाजनपद का है ना, ये कोसाला महाजनपद का है, तो महाजनपदों के अपने अपने कॉइन्स थे, बट आजू बाजू के जनपद के, आजू बाजू के महाजनपदों के भी कॉइन्स यूज कर रहे थे, है ना, ताकि सबका क्या हो सके, ट्रेड हो सके, ट्रेड बढ़िया तरीके से चल सके। द वर्ण जाति, अब देखो तुम कैसे सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, नए नए किंगडम आ गए हैं, जनपद महाजनपद आ गए हैं, अब लड़ाई के नए नए तरीके कैसे आएंगे, लोगों में जो डिवीजन होगा वो कैसे हुआ बेटा, तो इक्वालिटी इज एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटी हैव ऑफन एस्पायर्ड टू, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट, है ना। हमेशा आज भी हमने पेपर पे संविधान में लिख रखा है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 सब इक्वल है, हर जगह लिखा है, आइडियल है ना, परफेक्ट है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वेरी फ्यू, बहुत कम लोग या बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको अचीव कर पाए हैं, बहुत कम। अब अगर हम अब देखेंगे, आज हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, बट हम बात कर रहे हैं उस समय की, ना इक्वालिटी सिर्फ सुनने में अच्छा लगता था, ऐसा कुछ भी सिस्टम था नहीं। तो इंडिया में बेटा टू फोल्ड सिस्टम चलता था, जाति और वर्ण का। किस चीज़ का, जाति और वर्ण का। अब जाति क्या होती है मैम और वर्ण क्या होता है, समझना ध्यान से। इंडिया में 4 वर्ण थे, क्या थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। ब्राह्मण टॉप पे, क्षत्रिय मतलब जो राजा जी, है ना, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, ट्रेडर, और शूद्र मतलब वो लोग जो साफ सफाई कर रहे हैं, है ना, जो लोग गंदगी उठा रहे हैं, उन्हें दूसरे लोग छूना भी पसंद करते नहीं थे। तो एक इंसान को इन वर्णों में बांटा गया, इसके साथ साथ बांटा जाति में। जाति क्या है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप लोहे का काम करते हो तो आपकी जाति हो गई लुहार, अगर सोने का काम करते हो तो आपकी जाति क्या हो गई, सुनार, अगर खेती करते हो तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, है ना। जो काम तुम करते हो, जो प्रोफेशन तुम्हारा है, उस हिसाब से तुम्हारी जाति डिसाइड होती थी। तो इंडिया में बेटा 2 फोल्ड सिस्टम चल रहा था, वर्ण जाति सिस्टम। वर्ण कितने, 4, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, और जाति कैसी, जो काम तुम कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हें एक जाति में डाल दिया जाता था, है ना। इट वॉज फ्लेक्सिबल अर्लियर बट बिकेम रिजिड स्पेशली अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले थोड़ा फ्लेक्सिबल था,
है ना, बहुत तो नहीं था देखो, है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल था कि हाँ ठीक है ये ब्राह्मण है क्षत्रिय, थोड़ा फ्लेक्सिबल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अंग्रेजों का जब रूल आया ना, तब तो बहुत रिजिड हो गया था कि इसको छुएंगे नहीं, अरे ये जाति के लोग तो ऐसे, ये वर्ण के लोग तो ऐसे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इंडिया में, ये भी क्या हुआ, नए नए सिस्टम के साथ शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि भाई अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसकी जाति अलग, कोई पॉटर है, कोई कुम्हार है तो उसकी जाति कुम्हार, है ना, कोई अगर टीचर है, कोई पढ़ा रहा है तो वो शिक्षक, है ना, कोई सोल्जर है तो उनकी जाति अलग, और वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके अलावा, है ना, इसी के साथ साथ बस चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। हमने देखा कि नए अर्बनाइजेशन में क्या क्या नए इनोवेशंस आए, जनपद महाजनपद क्या था, वर्ण जाति सिस्टम क्या था। इसी थोड़ा सा आप एंड करते हुए कि और क्या चीजें चल रही थी, डेवलपमेंट और क्या क्या हो रहा था एल्सवेयर, मतलब सिर्फ अभी हम सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे थे, है ना, इंडस गंगा की बात कर रहे थे, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो रही थी बेटा। रूट्स इमर्ज इन फर्स्ट मिलेनियम BCE फॉर ट्रेड पिलग्रिमेज, है ना। अब नए नए रूट आएंगे, देखो डेवलपमेंट हो रहा है तो नए नए रूट आएंगे, नए नए रास्ते बनाएंगे जहाँ से तुम ट्रेड कर सकोगे, पैसा बना सकोगे, तीर्थों पे जा सकोगे, फैमिली के साथ घूमने जा सकोगे। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, या दो इंपॉर्टेंट रूट्स हमारे देश में देखने को मिले हैं इन अर्लियर हिस्ट्री, उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। उत्तर पथ तो नॉर्थ वेस्ट से गंगा प्लेन को कनेक्ट कर रहा था ईस्टर्न इंडिया तक, है ना, नॉर्थ वेस्ट गंगा प्लेन और ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट कर रहा था कौन सा, उत्तर पथ। और दक्षिण मतलब सदर्न तरफ अगर देखो कौशाम्बी को साउथ इंडिया से विंध्या रेंज के थ्रू जो कनेक्ट कर रहा था बेटा, वो था हमारा दक्षिण पथ। अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारा और जो ग्रीनिश कलर का आ रहा है, ये वाला पथ, ग्रीनिश कलर का जो आ रहा है बेटा, ये पथ था हमारा उत्तर पथ। ये पथ जो था हमारा उत्तर पथ था। और जो येलो कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये जो पथ है जो साउथ इंडिया तरफ जा रहा है, ये था हमारा दक्षिण पथ। तो क्यों ये पथ डेवलप हुए, ताकि ट्रेड बढ़े, ताकि पिलग्रिमेज बढ़े, ताकि लोग क्या हो, एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो सके। ठीक है, bilateral roads also connected with other parts of India, especially important ports on western and eastern coasts which are a vibrant center of trade। अब तुम सोचोगे मैम क्या सिर्फ नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट किया, ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट नहीं किया? ईस्ट और वेस्ट में पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, क्या इन्हें छोड़ दिया? नहीं यार बेटा, यहाँ पर भी कुछ कुछ कनेक्शंस चल रहे थे। जैसे ईस्ट में मेजर सिटीज सच एज शिशुपालगढ़, आज शिशुपालगढ़ बोलते हैं भुवनेश्वर में, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन। थ्री किंगडम इमर्ज, चोलास, चेरास एंड द पांड्यास। तो सिर्फ भाई नॉर्थ में ही चीजें नहीं चल रही थी, सिर्फ उत्तर और दक्षिण नहीं चल रहा था, ईस्ट और वेस्ट में भी, ईस्ट और साउथ में भी चीजें चल रही थी। जो कि क्या क्या थी बेटा, ईस्ट में क्या हो रहा था, मेजर सिटीज इमर्ज सच एज शिशुपालगढ़, टुडे शिशुपालगढ़ ऑफ भुवनेश्वर विच वाज द कैपिटल ऑफ कलिंगा। ऐसे सिटीज, नई नई सिटीज इमर्ज हो रही थी। साउथ में तीन मेजर किंगडम, द चोलास, द चेरास, द पांड्यास इमर्ज हो रहे थे। इनके बारे में डीप में एक चैप्टर में हम लोग आगे डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी है ना। ट्रेड किस चीज़ का हो रहा है मैम, तो साउथ में तुम्हें देखने को मिलेगा सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, जिसके लालच में ये अंग्रेज हमारे भारत आए हैं। यही तो है, साउथ इंडिया के स्पाइसेस के लालच में तो ये अंग्रेज हमारे भारत आए हैं। ठीक है, तो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, स्पाइसेस, ट्रेड फ्लरिश विद इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में ट्रेड बिल्कुल फ्लरिश हो गया। तो जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ वो एक अप था या डाउन? बिल्कुल एक अप था, धमाकेदार शुरुआत थी एक नए दौर की, एक नए एरा की, जो इंडिया ने हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद क्या किया बेटा, स्टार्ट किया। इसी के साथ बाय डेवलप, और हाँ, और चीजें क्या हो रही थी बेटा, बाय 300 to 200 BCE subcontinent was interconnected, goods and culture spread across regions and beyond India to Central and Southeast Asia, महाजनपद faded giving rise to new development, है ना। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या हुआ फिर कि भाई मैम हड़प्पा जब चला गया, फिर महाजनपद, जनपदों का दौर आया, है ना। अच्छा बढ़िया डेवलप हुआ, काफ़ी चीज़ें आई। धीरे 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 ये जनपद महाजनपदों का दौर भी 200 से 300 BCE के आसपास, 300 से 200 BCE के आसपास ये महाजनपद, जनपद का दौर भी टाटा बाय बाय हो गया। और फिर क्या नए दौर आए, फिर क्या नई चीज़ें आई, यही तो हमारी क्लास 7 की हिस्ट्री में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया, तुमने क्लास 6 को बाय बाय कर दिया है, क्लास 7 शुरुआत की है हिस्ट्री की, जहाँ पर तुम पढ़ चुके हो जनपद महाजनपद। जनपद महाजनपद के बाद क्या चीज़ें हुई, यह हम आने वाले चैप्टर्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। आई होप लेक्चर क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।
बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगी आपसे अगले वन शॉट में। टाटा।